हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व। इसके पिछले वीडियो में 5वें वीडियो में मैंने आपको क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। देखिए, क्षारीय मृदा धातु चूँकि अपने बाह्यतम कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त करते हैं और कम ऊर्जा लेकर के मुक्त करते हैं, इसलिए ये आसानी से धन आयन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन देकर के जो ऋण आयन बनाने वाले तत्व हैं उनके साथ आसानी से ये आयनिक बंध बनाते हैं और इसलिए ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और इसीलिए ये पर्यावरण में, धरती पे, जमीन पे मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। इनके ऑक्साइड हैं, फ्लोराइड हैं, क्लोराइड हैं, ये सभी पर्याप्त मात्रा में आपको मिलते हैं। रासायनिक गुण। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और ये क्षारीय धातुओं की तुलना में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम आसानी से मुक्त करते हैं। क्षारीय धातु ज़्यादा आसानी से मुक्त करते हैं, क्षारीय मृदा धातु थोड़े मुश्किल से मुक्त करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनकी क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। इन तत्वों की अभिक्रियाशीलता वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में नीचे जाएंगे तो आप इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनके परमाणु के कक्षकों की संख्या बढ़ते जाती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, उनकी बंधन क्षमता कम होते जाती है और ज़्यादा आसानी से मुक्त होते हैं। इसलिए इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम इधर जाने पर आपका बढ़ते जाता है। तो पहला है इसमें वायु एवं जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। देखिए, बेरिलियम एवं मैग्नीशियम गतिकीय रूप से ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय हैं क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठों पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। गतिकीय रूप से का मतलब है तेजी से क्रियाशीलता, तो इनमें तेजी से क्रियाशीलता नहीं होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम हवा में तेजी से क्रियाशील नहीं होते क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमी रहती है। फिर भी बेरिलियम चूर्ण के रूप में वायु में जलाने पर बेरिलियम ऑक्साइड एवं बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेते हैं बेरिलियम। मैग्नीशियम अधिक धन विद्युती है, मतलब ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा बेरिलियम की तुलना में क्योंकि बड़े आकार का है। वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है, मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा आसानी से जलता है। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम वायु से शीघ्र अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा नाइट्राइड बनाते हैं क्योंकि ये और ज़्यादा क्रियाशील होते चले जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। जल से और भी अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं, ये चूने का पानी कहलाता है। ये बहुत आसानी से कैल्शियम ऑक्साइड को, जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, इसको आप पानी में डालेंगे तो तुरंत ही वो चूने का पानी बना देता है। नेक्स्ट है हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। हैलोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बारे में आपको पता है कि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ये जो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं। तो इनके साथ इनकी क्रियाशीलता काफ़ी तीव्र होती है। ये अलग बात है कि क्षारीय धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु हैलोजन के प्रति थोड़ी सी कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए जितना आसानी से सोडियम क्लोराइड बनता है उतना आसानी से मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बनेगा, थोड़ा सा कम, लेकिन बनेगा जरूर। सभी क्षार मृदा धातुएं हैलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हैलाइड बना लेती हैं, जबकि क्षार धातु जो है, क्षारीय धातु, वो बिना गर्म किए ही बना लेती हैं, इनको गर्म करना पड़ता है। ये देखिए, मेटल जो है हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके MX2, X जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये जो हैलोजन है उनको 1 से दिखाते हैं, और M फ्रॉम मेटल, और मेटल में आपके जितने क्षारीय मृदा धातुएं हैं वो सब यहाँ पर लिखे हैं अपन। बेरिलियम फ्लोराइड बनाने की सबसे सरल विधि अमोनिया और बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड का तापीय अपघटन है, जबकि बेरिलियम क्लोराइड ऑक्साइड से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। ये देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन के प्रेजेंस में यानी कोयला के प्रेजेंस में क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा 600 से 800 केल्विन। मतलब कितना हो गया? 600 का मतलब है कि ये करीब करीब 250 के आसपास ये हो गया है ना, डिग्री सेल्सियस में। तो कार्बन और क्लोरीन की उपस्थिति में बेरिलियम ऑक्साइड जल के बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम के अतिरिक्त सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। बेरिलियम हाइड्राइड को बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया से बनाया जाता है। ये देखिए, बेरिलियम हाइड्राइड को बेरिलियम क्लोराइड से बनाएंगे अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करा के। ये देखिए, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये 3 चीजें यहां पर बन रही हैं। बेरिलियम हाइड्राइड बनाने के लिए आपने अभिक्रिया कराई बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता क्या है? जो अम्ल होते हैं उनके साथ ये धातुएं या कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। HCl के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन मुक्त किया, और साथ में ये इसकी हैलाइड जैसे क्लोराइड बनाया। HCl के साथ क्रिया करके ये धातु की क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है, और ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है। अपचायक प्रकृति, चूंकि ये हाइड्रोजन आसानी से मुक्त करते हैं क्रिया करके, और ये हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड से जुड़कर उसका अपचयन कर सकती है, इसलिए क्षारीय मृदा धातु एक तो इलेक्ट्रॉन भी प्रदान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपको अपचयन का मतलब पता होगा, किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जुड़े या ऑक्सीजन निकले तो वो अपचयन होता है, इसका उल्टा ऑक्सीकरण होगा। प्रथम वर्ग की धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातुएं भी प्रबल अपचायक हैं क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका बोध इनके अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के मानों से होता है। सारणी में हम देखे थे अपचयन विभव, आपको पता है अपचयन विभव का मतलब है कि धातु आयन इलेक्ट्रॉन लेके धातु बनाएगी, इसकी अभिक्रियाशीलता कितनी है, तो ये इसमें माइनस में रहता है, -1.05 ऐसा। तो अगर धातु आयन से धातु बनने की प्रकृति माइनस में है, इसका मतलब है कि धातु से धातु आयन बनने की प्रकृति प्लस में रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इनकी नहीं है, इसलिए इनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है। यदि इनकी अपचयन क्षमता क्षार धातु की तुलना में कम होती है, बेरिलियम के अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से कम ऋणात्मक होता है। बेरिलियम कम ऋणात्मक दिखाता है, मतलब वो देना तो चाहेगा ही लेकिन देने की क्षमता भी उसकी थोड़ी कम होती है। फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का कारण बेरिलियम 2+ आयन के छोटे आकार, इसकी उच्च जल योजन ऊर्जा और धातु की उच्च परमाणुकरण एंथैल्पी का होना है। मतलब क्या है कि बेरिलियम 2+ कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देगा। इलेक्ट्रॉन प्रदान किया मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके अपचयित कर दिया। तो ये कब देगा? जब ये बेरिलियम 2+ आयन बनने के बाद ये अधिक स्थायी अवस्था में रहेगी।
तो एक तो छोटे आकार के कारण से स्थायी है, दूसरा ये जल के साथ जुड़कर अत्यधिक ऊर्जा मुक्त कर सकती है, इसलिए भी स्थायी है, और दूसरा है धातु की उच्च परमाणुीकरण एंथैल्पी। मतलब ये है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देके 2+ को हटाना चाहते हो और इसको न्यूट्रल करना चाहते हो तो आपको बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो उसकी बजाय ये इलेक्ट्रॉन दे करके ऊर्जा देना पसंद करता है। ठीक है, अब है द्रव अमोनिया में विलयन। अमोनिया में अगर हम इसको घोलते हैं तो इनका अमोनीकरण होता है और ये नीले रंग का एक द्रव बनाते हैं। क्षार धातुओं की भांति क्षारीय मृदा धातुएं भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बना लेती हैं। इस विलयन से धातुओं के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। ये देखिए, धातु जो क्षारीय मृदा धातु है, अमोनिया से क्रिया करके ये धातु और अमोनिया के मतलब धातु का अमोनिया के साथ और इलेक्ट्रॉन का अमोनिया के साथ यहाँ पर विलयन मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण से उसका गहरा नीला रंग दिखता है आपको। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गहरे नीले रंग उत्पन्न करते हैं, इसी में लिखा है उस चीज़ को, अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। इन विलयनों से पुनः अमोनिएट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब ये जो विलयन है इसमें से अमोनिया को अलग करके हम फिर से मेटल भी प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिएट्स का मतलब होता है कि मेटल और अमोनिया जुड़ा हुआ, ये अमोनिएट है। तो इस विलयन में ये जो अमोनियम जुड़ा हुआ है, इसी से आप निश्चित मात्रा में अमोनिएट यानी कि ये प्राप्त कर सकते हो। वही चीज़ है, वो सेम चीज़ है। उपयोग, ये जो क्षारीय मृदा धातु है इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। मिश्र धातु आपको पता है तरह तरह के बनाए जाते हैं। कॉपर बेरिलियम मिश्र धातु का उपयोग उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में होता है। यह स्प्रिंग कहाँ काम आता है पता है? गाड़ियों के सॉकअप में। जो हैवी गाड़ियां हैं उनकी सॉकअप में ये स्प्रिंग लगी होती हैं। और आपने अगर रेलगाड़ी में देखे होंगे ध्यान से तो चक्के के पास मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, उच्च क्षमता वाले स्प्रिंग, उच्च शक्ति वाले स्प्रिंग। ये कॉपर बेरिलियम का मिश्र धातु है। धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है, विंडो के लिए किया जाता है। एक्स किरण नली में क्या करते हैं अपन? एक्सरे डालते हैं जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। हमको कैथोड किरणें एनोड किरणें उसी से प्राप्त हुई थी। तो वहां पर जो विंडो बना होता है उस विंडो में बेरिलियम का एक लेयर लगाया जाता है जिसमें अपन एक्सरे डाल रहे हैं उस विंडो में। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक मैंगनीज एवं टीन के साथ मिश्र धातु बनाता है। किसके साथ? मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम के साथ, जिंक मैंगनीज और टीन एसएन टीन के साथ मिश्र धातु बनाता है। जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु हल्की होने कारण वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। पिछले क्लास में भी आपने वायुयान बनाने के बारे में पढ़ा था। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मिलके वायुयान के लिए अच्छा मेटल बनाते हैं। मैग्नीशियम चूर्ण एवं फीता का उपयोग चमकीले पाउडर तथा बल्ब, ताप दीप्त बमों यानी कि इंसेंट्रियरी बम्स और संकेतकों में होता है। मतलब ये चमकते हैं ना मैग्नीशियम, तो गर्म करने पर चमकते हैं, इसलिए इन सब जगहों पे इसके चमकीले स्वभाव के कारण से हम इनका उपयोग करते हैं। जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के निलंबन, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, का उपयोग एंटासिड दवा के रूप में होता है। आप लोग पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो एक दवा पीते हैं जिसका नाम है डाइजीन। उस डाइजीन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब चूंकि ये हाइड्रोक्साइड है तो कभी कभार आप ले रहे हो ठीक है, लेकिन रेगुलर अगर आपको एसिडिटी रह रही है तो आप इस दवा को अगर रेगुलर लेते हैं तो ये आगे नुकसान भी कर सकता है। हालांकि ऐसे कोई लिखा नहीं रहता कि नुकसान कर सकता है, लेकिन चूंकि हाइड्रोक्साइड है कंटिन्यू लेने पे वो नुकसान कर सकता है। तो आपको उसका परमानेंट क्योर देखना पड़ेगा
कि आपको एसिडिटी क्या खाने से होता है, उसको ठीक करेंगे तो अपने आप एसिडिटी ठीक भी हो जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। ये देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिस टूथपेस्ट को हम अच्छा समझ के सुबह सुबह घिसते हैं उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट डला है। हमारे देश में इतने नीम के पेड़ हैं, हम उनका दातुन नहीं करते हैं, बल्कि ये देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम टूथपेस्ट के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइड से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। अगर कार्बन के द्वारा अपचयित करते हैं तो वो अधिक अपचयित हो जाएगा और धातु नहीं निकल पाएगा, तो हम उसको हम कैल्शियम के द्वारा अपचयित करते हैं और कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन लेके अपचयन करते हैं। चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, अतः इस गुण का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जा सकता है। ये देखिए कैल्शियम बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। तो मान लो कहीं पर आपको निर्वात पैदा करना है, वहां से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हटाना है, तो आप कैल्शियम और बेरिलियम वहां पर गर्म करके रख दीजिए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेंगे, वहां पर निर्वात पैदा हो जाएगा। रेडियम के लवण का उपयोग विकिरण चिकित्सा कैंसर के उपचार में किया जाता है। आपको पता है कि कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी एक उपचार होता है। हालांकि उस रेडियोथेरेपी में अब एक्सरे डालते हैं, एक्सरे से जलाते हैं उसको, जिसको सिकाई करना बोलते हैं कैंसर सेल्स को। तो उसमें अगर हम रेडियम के लवण उपयोग करें तो ये भी अल्फा बीटा गामा कण उत्पन्न करते हैं और उससे भी कैंसर सेल नष्ट होते हैं। तो रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये सब इलाज हैं कैंसर के, तो वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। अब है क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। अब कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, जैसे ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। तो ये कौन कौन से ऑक्साइड, हाइड्राइड, हैलाइड हैं और इनके क्या क्या गुण हैं, इनको भी हमको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। वर्ग 2 यानी कि क्षारीय मृदा धातु तत्वों की द्विधनी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 धन आवेश बना लेना, इनकी प्रमुख संयोजकता है। संयोजकता का मतलब यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं उतने बंध ये बना सकते हैं, वही संयोजकता है। जैसे क्षारीय धातुएं 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो 1 वहां पर बंध बन रही थी, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए ये 2 बंध बना सकते हैं, तो इनकी संयोजकता 2 है। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं। आयन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन लेके धन आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके जो ऋण आयन बनाएगा, इन दोनों के बीच में आयनिक बंध बनेंगे। लेकिन यह क्षार धातुओं के संगत यौगिकों की तुलना में कम आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्षार धातुएं ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे थे, उनकी तुलना में ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त करेंगे तो वो ज्यादा आयनिक प्रकृति के बंध बनाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं करेंगे उनकी आयनिक बंध तो बनेगी, लेकिन उनकी आयनिक प्रकृति कम हो जाएगी, बल्कि उनमें थोड़ा सा सहसंयोजक प्रकृति भी शामिल हो जाएगी। तो इनमें वही बात हो रही है कि आयनिक प्रकृति इनकी कम हो जाती है और उनमें सहसंयोजक प्रकृति थोड़ी सी बढ़ जाती है इनकी आयनिक कंपाउंड में। इसका कारण इनका अधिक नाभिकीय आवेश और छोटा आकार है। मैंने आपको बता दिया है कि इनके कक्षकों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है क्षारीय धातुओं की तुलना में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है तो इनके बीच का आकर्षण बढ़ गया, तो ये थोड़े छोटे हो गए, तो ज़्यादा पास में इलेक्ट्रॉन आ गए तो बंधन क्षमता बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम हो जाती है। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा अन्य यौगिक इस वर्ग के भारी और बड़े आकार वाले अन्य तत्वों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के ऑक्साइडों एवं अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक सहसंयोजी होते हैं। भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत छोटे साइज के हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से नहीं देते हैं, इसलिए इनकी आयनिक प्रकृति की तुलना में सहसंयोजक प्रकृति ज़्यादा होती है। बाकी की तुलना में जो नीचे के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इनकी तुलना में बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनिक प्रकृति कम होती है और सहसंयोजक प्रकृति ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति तो रखते हैं लेकिन कम,
कम प्रवृत्ति रखते हैं, बल्कि वो खींचने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहले हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों बनाते हैं। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देके धन आयन बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऋण आयन बनाता है, तो इनका ऑक्साइड MO आसानी से बनती है। ये देखिए, क्षारीय मृदा धातु वायु में जलकर मोनोऑक्साइड यानी MO आसानी से बनाते हैं, जिनकी संरचना बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर रॉक सॉल्ट जैसी होती है। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, उसकी संरचना अब यहां पर तो नहीं दिया हुआ है, उसकी संरचना कैसी है, ये थोड़ी सी हाइलाइट की संरचना दी हुई है, लेकिन ऑक्साइड की संरचना नहीं दी है। तो ये त्रिविमीय संरचना देखने पर समझ में आएगा। अब इसकी संरचना दी नहीं है यहाँ पर, मैं भी दूसरी कोई पिक्चर लगाना भूल गया, नहीं तो दिखाता आपको, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी की संरचना रॉक सॉल्ट होती है, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड आवश्यक रूप से सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्योंकि छोटे साइज का है बेरिलियम, तो पूरी तरह से आयनिक प्रकृति नहीं बन पाती है और वहां पर सहसंयोजक प्रकृति बनती है, इसलिए उसकी रॉक सॉल्ट संरचना नहीं है। इन यौगों की संभवन ऊष्माएं उच्च होती है। मतलब जब ये यौगिक बनते हैं ऑक्साइड वाले, संभवन का मतलब बनना, और उस समय जो ऊर्जा निकलती है वो संभवन ऊष्मा कहलाती है। तो इनके ऑक्साइड बनते समय या हाइड्रोक्साइड बनते समय अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि ये ऊष्मा के प्रति अति स्थायी होते हैं। ये ऊष्मा को ग्रहण नहीं करते जल्दी से, इसीलिए, क्योंकि ऊष्मा निकालते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी। अब बाकी जो है बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी का है, बाकी सभी क्षारीय प्रकृति के हैं और जल से अभिक्रिया करके अल्प विलेय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये देखिए, ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेकिन ये जल में ज्यादा घुलनशील नहीं है, कम घुलते हैं लिख रहे हैं, अल्प विलेय है जल में। इन हाइड्रोक्साइडों की विलेयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब ये अधिक घुलेंगे और गर्म करने पर जल्दी नहीं टूटेंगे। ये चीजें ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षार धातुओं के संगत हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्थायी है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे कम स्थायी है, वो जल्दी टूटेगा अगर गर्म करेंगे तो। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब ये क्षार की तरह भी काम कर सकता है और अम्ल की तरह भी काम कर सकता है। उभयधर्मी प्रकृति वाले की क्रिया अगर आप अम्ल के साथ कराते हो तो स्वयं जो है क्षार बन जाता है, और अगर उसकी क्रिया आप क्षार के साथ कराते हो तो वो स्वयं अम्ल बन जाती है। यह अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। जैसे देखिए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर क्षार के साथ क्रिया कराते हो तो ये बेरिलेट आयन बनाता है, ये बेरिलेट आयन कहलाता है, BeOH4 ट्वाइस माइनस है ना, 2 माइनस, ये बेरिलेट आयन है। और यही बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl के साथ क्रिया कराता है H2O के प्रेजेंस में, तो डाइक्लोरो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। डाइक्लोरो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। अब है हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है कि वो हैलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाएंगे। जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम फ्लोराइड है, तो क्लोराइड तो आसानी से सब बनाते ही हैं। बेरिलियम हैलाइड के अतिरिक्त अन्य धातुओं के हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम की तरफ भी आकर्षित रहते हैं, इसलिए ये आयनिक की जगह सहसंयोजक प्रकृति थोड़ी सी इसमें होती है। ये देखिए, बेरिलियम हैलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजक होते हैं,
क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से न दे करके बल्कि साझा किए रहते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। श्रृंखला संरचना का मतलब है कि बेरिलियम क्लोराइड एक दूसरे से ये जुड़ते जाते हैं। कारण ये है कि ये जैसे बेरिलियम में धन आवेश है, क्लोराइड में ऋण आवेश है, बेरिलियम में धन आवेश है, तो इनका ऋण आवेश इनके धन आवेश से आकर्षित होकर जुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से एक श्रृंखला टाइप की एक चेन बन जाती है, जैसे कार्बन चेन बनती है, उसी तरह से बेरिलियम क्लोराइड की चेन बन जाती है। ये इसकी बड़ी स्पेशल और यूनिक फीचर है इसकी, और किसी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाष्प अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड क्लोरो सेतु यानी क्लोरो ब्रिज्ड द्विलक बनाता है। ये देखिए, द्विलक मतलब दो जोड़ेंगे बेरिलियम क्लोराइड, जो 1200 केल्विन के उच्च ताप पर रेखीय एकलक में वियोजित हो जाती है। एक लाइन में एकलक मतलब अलग अलग टूट जाएंगे 1200 केल्विन में, उससे पहले वो द्विलक होते हैं, मतलब दो जोड़े रहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे हैलाइड हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कम होते जाती है, मतलब हैलाइड को मतलब पानी के साथ जोड़ेंगे तो कम जुड़ते हैं। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के जल योजित क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का निर्जलीकरण इन्हें गर्म करके किया जा सकता है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के संगत जल योजित हैलाइड का जल अपघटन हो जाता है। देखिए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसमें 8 H2O है, कैल्शियम क्लोराइड है जिसमें 6 H2O है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड में 6 H2O है और बेरियम क्लोराइड में 2 H2O है। इनको अगर आप गर्म करते हो तो इनके H2O निकल जाएंगे, ये गर्म करने पर H2O निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप बेरिलियम क्लोराइड और H2O का जुड़ा हुआ भाग है उसको गर्म कर देंगे तो वो फिर स्वयं अपघटित हो जाएगा, उसमें से केवल जल नहीं निकलेगा, बाकी इसमें से आप जल निकाल सकते हो। तो इनके उच्च जालक ऊर्जा के कारण फ्लोराइड क्लोराइड की तुलना में कम विलेय होते हैं। अब क्लोराइड ज्यादा विलेय रहेगा, फ्लोराइड कम विलेय रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल के लवण। ठीक है, ऑक्सो अम्ल क्या, जब इनके अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तो ऑक्सो अम्ल बन, मतलब ऑक्सो अम्ल ऑक्सीजन के साथ जो अम्ल जुड़े रहते हैं वो ऑक्सो अम्ल है। उनके साथ इनकी क्रिया कराओगे तो लवण बनाएंगे, हम उनको भी देखेंगे। क्षारीय मृदा धातुएं ऑक्सो अम्लों के लवण भी बनाती हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो पहला है कार्बोनेट। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं। कार्बोनेट मतलब CO3 वाले, वो जल में अविलेय हैं, जिन्हें इन तत्वों के विलेय लवणों के विलयन में सोडियम अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर अवक्षेपित किया जा सकता है। अगर आप इनके कार्बोनेट को निकालना चाहते हो तो इनके विलयन में आप सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट डाल दीजिए तो इनका कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कार्बोनेट आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और सम आयनन प्रभाव के कारण से कुछ कार्बोनेट बाहर निकलना चाहेगा तो वो इनके कार्बोनेट बना के, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना करके वो निकलेंगे। ठीक है, सम आयनन प्रभाव में कोई एक चीज बाहर निकल जाएगा। तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कार्बोनेटों की जल में विलेयता बढ़ती जाती है। कार्बोनेट जल में ज्यादा विलेय होंगे ऊपर से नीचे जाने पर। सभी कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में वियोजित हो जाएंगे। भाई यहाँ पर CO3 है कार्बोनेट का मतलब, तो CO2 निकल जाएगा गर्म करने पर, ये तो सभी की बात है। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है, जिसे केवल CO2 के वातावरण में रखा जा सकता है। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है और इनको CO2 के वातावरण में रखोगे तो CO2 उसमें से अपघटित नहीं होगा, ऐसे ही रख दोगे तो CO2 अपघटित होकर निकल जाएगा उसमें से और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट जो है। कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व तो धन आयन का आकार बढ़ने पर बढ़ते जाता है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इनका स्थायित्व तो बढ़ेगा कार्बोनेट का, वो जल्दी से अपघटित नहीं होंगे। अब है सल्फेट।
क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट श्वेत एवं ठोस होते हैं, सफेद रंग का ठोस, ताप के प्रति स्थायी होते हैं। जैसे यहां पर बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों की बात करें तो ये जल में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। विशेष विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट पानी में आसानी से घुल जाते हैं। कैल्शियम से बेरियम सल्फेट तक विलयता कम होते जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, सल्फेट ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में कम विलय होते जाते हैं। बेरिलियम 2+ एवं मैग्नीशियम 2+ आयनों की जल योजन एंथैल्पी इनके जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है। देखिए, जालक एंथैल्पी का मतलब क्या है? जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल गई। जब ये जालक संरचना बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है तो क्रिस्टल बन जाती है। पानी में डालते हैं तो ये क्रिस्टल टूट जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं, उसको जल योजन ऊर्जा कहते हैं। उसमें कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। जालक ऊर्जा की तुलना में जल योजन ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अतः इनके सल्फेट जल में विलय होते हैं। नाइट्रेट की बात करें अगर, इन धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में घोलकर इनके नाइट्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कार्बोनेट को घोलेंगे नाइट्रिक अम्ल में तो नाइट्रेट बन जाएंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलीकृत होता है, जबकि बेरियम नाइट्रेट निर्जल लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ 6 जल के अणु, जबकि बेरियम नाइट्रेट के साथ कोई भी जल के अणु नहीं जुड़े होते हैं। यह फिर बढ़ते आकार के साथ घटती जल योजन एंथैल्पी के कारण कम जल योजित लवण बनाने की प्रवृत्ति को पुनः दर्शाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे नाइट्रेट जो है इनके कम घुलनशील रहेंगे, सल्फेट ज्यादा घुलनशील थे। लिथियम नाइट्रेट के समान सभी नाइट्रेट गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो मेटल वाला नाइट्राइट को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और ऑक्साइड बना लेता है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की जल में विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनके परमाणु का आकार बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड की जल योजन ऊर्जा भी बढ़ती है, इसी कारण से जल में आसानी से घुलते चले जाते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं में ऋण आयन समान हो तो धन आयन की त्रिज्या जालक एंथैल्पी को प्रभावित करती है। ठीक है, ऋण आयन समान हो का मतलब जैसे कि बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, इन सभी के साथ मान लो क्लोरीन 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 जुड़ा है तो क्लोरीन तो कॉमन हो गया, जो ऋण आयन है कॉमन हो गया। वही बोल रहा है कि ऋण आयन समान हो सभी में। तो ये जो धन आयन है इनकी त्रिज्या जालक एंथैल्पी को प्रभावित करती है, मतलब इनकी त्रिज्या बड़ी होगी तो जल योजन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के साथ जल योजन एंथैल्पी की तुलना में ऋणात्मक एंथैल्पी तेजी से कम होती है। देखिए, जल योजन ऊर्जा बढ़ती है, अतः वर्ग में नीचे जाने पर विलेयता बढ़ती है। मतलब कुल मिला के जल योजन ऊर्जा ज्यादा है ऊपर से नीचे जाने पर, इसलिए विलेयता बढ़ते जाती है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों एवं सल्फेटों की जल में विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्यों घटती है? सल्फेटों की घुलनशीलता नीचे जाने पर घटती है क्योंकि ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में बहुत अधिक है और जालक एंथैल्पी वर्ग में लगभग स्थिर रहती है। ऊपर से नीचे आने पर जालक ऊर्जा तो जालक एंथैल्पी लगभग स्थिर है सल्फेट बनाने पर, लेकिन ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में बहुत अधिक होती है। चूंकि वर्ग में जल योजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे घटता है, अतः धातु कार्बोनेट एवं सल्फेटों की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जल योजन ऊर्जा बढ़ती है तो विलेयता बढ़ती है, जल योजन घटती है तो विलेयता घटती है। ये एक कॉमन सी थ्योरी है। ठीक है, अब बेरिलियम का असंगत व्यवहार है और इसके आगे की चीजें हैं मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।